आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल यूपी सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जब से ये वैकेंसी आई है एनएम की, तब से लेके आज फाइनल रिजल्ट निकल जाने तक ये वैकेंसी हमेशा चर्चा में रही है, हमेशा विवादों में रही है। कभी पीईटी की समस्या को लेकर, तो कभी हाई कोर्ट की अपडेट्स को लेकर, और अब 6 अगस्त को एनएम भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित होने के बाद से अभ्यर्थियों के एक समूह द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस रिजल्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है और इसे निरस्त करके दोबारा रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी दावा किया है कि उनके मार्क्स आयोग द्वारा घोषित कैटेगरी वाइज कट ऑफ मेरिट से ज़्यादा है, लेकिन रिजल्ट वाली लिस्ट में उनका रोल नंबर नहीं है। इसमें क्या सही है और क्या गलत, इसे हम थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। इसके अतिरिक्त आपका ज्वाइनिंग लेटर कब और कहां से मिलेगा, गृह जनपद मिलेगा या नहीं, या गृह जनपद किनको मिल सकता है, वेतन यानी आपका पहला वेतन या सैलरी कितना मिलेगा, जैसे तथ्यों पर भी हम थोड़ा विस्तार से चर्चा कर जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि इस वैकेंसी से संबंधित या कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए एक एक करके सभी तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि 6 अगस्त को एनएम भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों के एक समूह द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस रिजल्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है और इसे निरस्त करके दोबारा रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। उनके इस बात का समर्थन करते हुए कुछ चैनल वाले भी एक समाचार पत्र की कटपेस्ट की गई फुटेज दिखा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बयान जारी करके 2 दिनों में दोबारा संशोधित रिजल्ट देने का निर्देश दिया है, और साथ ही यूपी SSS को कड़ी फटकार लगाई है। लेकिन ऐसी सभी सूचनाएं पूरी तरह से तथ्यहीन, भ्रामक, निराधार और बेबुनियाद हैं। पिछले 4-5 दिनों में हिंदुस्तान समाचार पत्र में ऐसी कोई खबर किसी भी संस्करण में प्रकाशित नहीं हुई है जिससे इस खबर की पुष्टि किया जा सके। साथ ही इस खबर की हेडिंग को छोड़कर खबर को यदि विस्तार से पढ़ते हैं तो डिटेल में कुछ और ही खबरें लिखी हुई हैं, जिससे पता चलता है कि ये पूरी तरह फर्जी और फेक न्यूज़ है और किसी सातिर और खुराफाती दिमाग ने कटपेस्ट करके कहीं की खबर को किसी अन्य खबर के साथ जोड़ तोड़ करके एक फर्जी न्यूज़ बना दिया है। तो ऐसी भ्रामक खबरों को बिल्कुल ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है और न ही बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सही बात तो यह है कि यूपी SSS द्वारा घोषित किया गया एनएम भर्ती का यह रिजल्ट पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी है और कई स्तरों पर मिलान और परीक्षण करने के बाद उसे जारी किया गया है। इसमें किसी भी स्तर पर कहीं भी गड़बड़ी नहीं हुई है, इसलिए गड़बड़ी का आरोप पूरी तरह निराधार है और न ही दूसरा रिजल्ट अब वर्तमान में निकलने जा रहा है। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, जिसके अनुसार कुछ अभ्यर्थियों ने ये आरोप लगाया है कि जितनी कट ऑफ मेरिट कैटेगरी वाइज आयोग ने घोषित किया है उससे ज़्यादा मार्क होने के बाद भी उनका रोल नंबर रिजल्ट में नहीं है, इसलिए रिजल्ट में हेरफेर का उन्होंने आरोप लगाया है और साथ ही ये भी कहा है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। तो देखिए, इस बारे में 2-3 स्थितियाँ हो सकती हैं। पहला यह कि आपने आयोग के रिवाइज आंसर की से अपने बुकलेट का सही मिलान नहीं किया होगा, जिसके कारण जितना आप अपना सही मान रहे हैं उतना वास्तव में है नहीं और अंतिम मेरिट में आप नहीं आ पा रहे हैं। एक अभ्यर्थी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिसने 2 महीना पहले अपना मार्क्स 55 बताया था, लेकिन रिजल्ट में उसका रोल नंबर नहीं था, जबकि उसका सिलेक्शन जनरल में होना चाहिए था। बाद में उसका कार्बन कॉपी चेक किया गया तो उसके एक्चुअल मार्क्स 48 निकले, जिसके चलते उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। एक तो ये स्थिति हो सकती है। दूसरी यह कि यदि अभ्यर्थी SC या OBC कैटेगरी का है और उसके 35+ या 43+ मार्क्स हैं तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट यदि 5/1/2022 के बाद का बना है या बहुत पहले का बना हुआ है और कंप्यूटर पे शो नहीं कर रहा है तो भी उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिला होगा और वह जनरल में काउंट हुआ होगा, इसलिए सिलेक्शन उसका नहीं हो पाया होगा। तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि कास्ट सर्टिफिकेट यदि समय सीमा 5/1/2022 के पहले यानी अंदर का ही बना है और पिता पक्ष की तरफ से जारी न होकर पति पक्ष से बना होगा तो भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि विज्ञापन में साफ साफ लिखा है कि कास्ट सर्टिफिकेट पिता पक्ष द्वारा ही
बना हूँ। यही तथ्य EWS पर भी लागू होती है, जहाँ 3 नंबर पाने वाले सेलेक्ट हुए हैं और कुछ कमी के नाते 32 नंबर वाले बाहर हो गए हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट बाहर हुए होंगे जिनके मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, जिनका DB भी अच्छा हुआ था, लेकिन स्टेट मेडिकल फैकल्टी में उनका रजिस्ट्रेशन 5/1/2022 के बाद का है, इसलिए वो नहीं काउंट हुए होंगे रिजल्ट में। यह भी हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी जो दूसरे राज्यों से NM का डिप्लोमा लिए हैं और जिस संस्थान से उन्होंने डिप्लोमा लिया है वह संस्थान मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड संस्थान न हो, तो ऐसे फर्जी संस्थानों से डिप्लोमा वाले भी बाहर हुए होंगे। इन सब कारणों के अलावा कुछ अन्य और भी कारण हो रहे होंगे जिसके कारण कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को UPSSC पर गड़बड़ी का आरोप लगाने से पहले बिल्कुल शांत और स्थिर मन से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को बारीकी से खुद एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं है, और जब लगे कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह करेक्ट है तो साक्ष्य सहित एक प्रत्यावेदन UPSSC को व्यक्तिगत रूप से रिसीव करा देना चाहिए। आयोग निश्चित रूप से आपके प्रत्यावेदन पर विचार करेगा और यथासंभव कार्रवाई भी करेगा। रही बात फाइनली सेलेक्ट हुए अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग की ये प्रक्रिया कब तक और कहां से शुरू होगी, तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं परिवार कल्याण निदेशालय लखनऊ से संपन्न होंगी। नियुक्ति पत्र पर कार्रवाई 20 सितंबर तक संपन्न होने की संभावना रहेगी। कारण ये कि UPSSC पहले प्रोविजनल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में जो कमियां चिन्हित हैं उनको री एग्जामिन करके क्लियर करेगा और तब सभी सफल अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट तैयार करके परिवार कल्याण निदेशालय को सौंप देगा और इन सभी कार्यों को संपन्न करने में उसे कम से कम 25 दिन जरूर लगेंगे। तब कहीं जाकर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। आयोग का कार्य केवल योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना मात्र होता है। ज्वाइनिंग की कार्रवाई हमेशा संबंधित विभाग ही करता है, इसलिए आप लोगों की ज्वाइनिंग परिवार कल्याण निदेशालय करेगा और ये तभी हो पाएगा जब उसे आयोग से फाइनल सिलेक्शन लिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि निदेशालय को ही पता है कि किस जिले में कितनी सीटें खाली हैं और उसी संख्या के हिसाब से वह आपकी मेरिट और आपकी गृह जनपद की डिमांड में तालमेल बनाकर कैटेगरी वाइज आपको नियुक्ति पत्र देगा। सामान्यतः जिनका अंतिम कट ऑफ मेरिट से 4-5 नंबर ज़्यादा होता है उन्हें गृह जनपद मिल जाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यदि गृह जनपद नहीं मिल पाता है तो NM को ज़्यादा दूर के जिलों में प्रायः नहीं भेजा जाता, उन्हें अगल बगल के जिलों में ही समायोजित कर दिया जाता है। में एक नवनियुक्त NM को पहली सैलरी या वेतन कितना मिलेगा, इस पर डिटेल में हम एक अलग वीडियो के माध्यम से चार्ट द्वारा समझाने का बाद में प्रयास करेंगे, लेकिन संक्षेप में नोटिफिकेशन के अनुसार यदि देखें तो नोटिफिकेशन के अनुसार यदि हम देखते हैं तो उनका ये है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और ये आपका वेतन बैंड और वेतनमान ग्रेड पे आदि दिखाया गया है। उसके अनुसार आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 21,700 से 69,100 और वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी जो पहली सैलरी मिलेगी वो 21,700 इंटू वर्तमान में 34% जो है महंगाई भत्ता मिलता है। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं दोनों को तो उस हिसाब से आपकी जो पहली सैलरी बन रही है वो 29,078 रुपये आपकी पहली सैलरी बनेगी, जिसमें से 100 रुपया GIS कट जाएगा। तो GIS कटने के बाद जो आपको सैलरी बचेगी वो 28,978 रुपया आपको पहली सैलरी मिलने वाली है। इस डिटेल में हम एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको पूरा विधिवत समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपको पहली सैलरी आज के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार 28,978 रुपये मिलेगा। तो आज की जानकारी में बस इतना ही। अंत में सभी NM को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।